हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म रोजगार विद संदीप क्लास पे, जहां पे दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री और बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। चलिए आज हम वैदिक सभ्यता की बातें करेंगे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने वेदों के बारे में चर्चा की थी और वेद 4 थे, जिनके बारे में एक-एक करके डिटेल में डिस्कस किया था। आज वेदों के बाद आपके वो जो ग्रंथ मिल गए, उन ग्रंथों के बारे में हम बात करने वाले हैं। चाहे उसके अंदर आपके वेदांत होंगे, चाहे इसके अंदर आपके उपनिषद होंगे, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और थोड़ी सी चर्चा हम महाकाव्यों पे करेंगे, जिनका नाम था भाई आपका रामायण, और थोड़ा सा महाभारत पे चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता के अंदर आगे चर्चा करेंगे, तो इन आगे के बारे में हम लोग बात करेंगे। पीछे जो हमने पढ़ा था, की सारी बात की है, एक बार बता दीजिए और भाई सबको नमस्कार है। आप रजिस्ट्रेशन में और फिर हम बात करेंगे आपके बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब टॉपिक वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। पिछले चीजें हमने डिस्कस की वो सारी दिमाग में सेट कीजिए और फिर वैदिक सभ्यता के साथ ही हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी इसके बारे में, आपके वेदों के बारे में, और आज वेदों से आगे की चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ही वेद हमने पढ़ी थी, कुछ चाहती और वेदों के बाद हम बात करेंगे उपनिषदों के बारे में। वैसे ही आज की क्लास में हम उपनिषदों पर चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं उपनिषद की, तो सबसे पहले बताइए उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या तो आंसर करेंगे सर उपनिषद जो है इनकी कुल संख्या जो है वो 108 है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा इन उपनिषदों में से प्रमाण कितने हैं? तो वैसे ही आपसे पूछा जाएगा प्रमाण कितने हैं, बताइए, तो आंसर करेंगे सर प्रमाण जो है वो हमारे 12 हैं। अगर मैं बात करूं उपनिषद के मतलब की, मुझे उपनिषद का अर्थ क्या होता है वो भी समझाया जाए, तो साथी उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के नजदीक बैठकर। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के नजदीक बैठकर ज्ञान अर्जित करना। वैसे याद होगी, गुरु के नजदीक बैठकर जो ज्ञान को अर्जित किया गया उसी को ही क्या कहा गया, तो आंसर कर देंगे सर उपनिषद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैसेज होते हैं बड़ा मैसेज के होते हैं बस मैं काम होता है उसको फोकस करता हूं, ठीक है। मैसेज सबके होते हैं, सबको मैं स्टार्टिंग में लिया था आपका फोकस करेंगे। वैसे ही गुरु के नजदीक बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, में उसी को क्या कहा गया, तो वही प्रकार के उपनिषद होते हैं। यहां पे आपसे इनके बारे में पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं उपनिषदों की, तो उपनिषदों में जो आपको सबसे पहला सबसे काम का नाम जो करना है, इसका नाम होता है वृहदारण्यक। जो आप लोग याद रखेंगे वृहदारण्यक। सर वृहदारण्यक क्या है, तो आंसर करेंगे सर ये सबसे बड़ा उपनिषद है। वैसे ही आपसे पूछा जाएगा इन उपनिषदों की बात आएगी, तो इनमें सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा माना गया, आंसर करेंगे सर वृहदारण्यक। वृहदारण्यक के बारे में तो आप लोगों को सबसे इंपोर्टेंट बताऊं, जिसे आप लोग बोलते हैं मांडुक्य उपनिषद। और मांडुक्य उपनिषद से क्वेश्चन मिलता है और इसके अंदर क्या लिया, इसके अंदर सत्यम शिवम सुंदरम, और इसी से ही हमने सत्यम शिवम सुंदरम लेने का काम किया। और इसके बाद एक और होता है जिसे आप लोग बोलते हैं उनको उपनिषद। और उनको उपनिषद जो है इसके अंदर क्या है, तो आंसर करेंगे सर इससे हमने राष्ट्रीय वाक्य लिया। और तो भारत देश का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, तो आंसर करेंगे भारत देश का राष्ट्रीय वाक्य वो सत्यमेव जयते। पहले सत्यमेव जयते आपका कहां से लिया गया, तो आंसर करेंगे सर वो इसी उनको उपनिषद से लिया गया। सबसे ज्यादा पूछने वाला आपका यही है कि भारत देश का राष्ट्रीय वाक्य कहां से लिया गया, तो आंसर करेंगे उपनिषद से लिया गया। उपनिषद में पूछे तो कौन सा उपनिषद है, तो आंसर करेंगे सर नाम उपनिषद। पहले इसी उपनिषद से आपका लिया गया, सत्यमेव का जयते लिया गया। इसके बाद तो एक और उपनिषद आप लोगों को याद होगा, इस उपनिषद की बात करूं तो वो है छांदोग्य उपनिषद। तो एक उपनिषद आप लोगों को याद रहेंगे जिसका नाम होता है छांदोग्य उपनिषद। अब छांदोग्य उपनिषद जो है हरियाणा के बारे में जानकारी देता है। तो इसके अंदर हम इसकी जानकारी मिलती है, तो आंसर करेंगे सर इसके अंदर हरियाणा की जानकारी मिलती है। पहले चार उपनिषद आपको याद होंगे, पांचवें की बात करूं तो यहां पे आपको याद होगा केन उपनिषद। केन उपनिषद में तो आपको याद होगा। छठा जो होता है कठोपनिषद। अब कठोपनिषद के अंदर जो है आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा और क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, पूछा जाएगा यमराज व नचिकेता के बीच में जो बहस हुई थी, यमराज व नचिकेता के बीच जो बहस हुई थी, और बहस को हम लोग बोलते हैं संवाद। सवाल नहीं है, संवाद है, संवाद मतलब होता है वार्तालाप होता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है, सब उपनिषद से मिलती है। इसके साथ ही एक और उपनिषद के बारे में आप याद रखेंगे सातवां उपनिषद है, इसकी मैं बात करूंगा, तो आप लोग बोलते हो जाबल उपनिषद। इसके बाद दोस्तों आप लोग और उपनिषद के बारे में याद रखेंगे और ये उपनिषद है इसे जाबल उपनिषद कहता है। वैसे ही जाबल उपनिषद के अंदर किस चीज की जानकारी मिलती है, तो आंसर करेंगे इसमें चार आश्रमों का उल्लेख किया गया। फिर तो चार आश्रमों का जो वर्णन है उसके अंदर किया गया, तो आंसर करेंगे उसके अंदर। इसके अंदर एक होता है इसे आप लोग क्या बोलते हो, सर इसे हम लोग बोलते हैं बालाश्रम। एक होता है आपका कौन सा गृहस्थाश्रम, एक होता है संन्यासाश्रम। यहाँ पे बालाश्रम हो गया, एक वर्णाश्रम। तो ये आश्रम थे, इनके बारे में उल्लेख जाबल उपनिषद में मिलता है। तो आपको उपनिषदों के बारे में बात यहाँ पे रखनी होगी, ठीक है। आगे तो और बात करते हैं इन बातों की बात करूं, साथी आपको याद होगा आपके अंश हो जाएंगे बेटा आर्यक। तो उपनिषद तो आपको नहीं याद रहेंगे, लेकिन हम बात करेंगे इन आर्यकों के बारे में बेटा। आर्यकों की बात करेंगे ना 108 नहीं करेंगे आपको नाम लिख भाई याद रखने, क्योंकि एग्जाम में इनसे आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने मिलते हैं। अब बात करेंगे के बारे में आपके आर्यकों के बारे में। सर आर्यक होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पे सब युवा आप बोलते हैं अरण्य शब्द की बात करूं तो अरण्य शब्द का मतलब होता है, तो आंसर करेंगे सर अरण्य शब्द का मतलब होता है वो होता है जंगल। क्या होता है, तो सर यहाँ पे सब युवा जब बोलते हैं अरण्य शब्द इसे आप बोलते हो जंगल। क्या जंगल आप लोग से बोलने का काम करोगे। अगर मैं बात करूं इन आर्यकों के बारे में, तो आप याद रखेंगे आपसे बताइए आर्यकों की कुल संख्या कितनी है। वैसे याद होगी आर्यकों की कुल संख्या कितनी है, तो सर आर्यकों की कुल संख्या जो है वो 7 है, बस इतना ही बताएगा इन आर्यकों के बारे में। अब तो बात करेंगे हमारे बारे में, तो बात करते हैं हमारे पुराणों के बारे में। अब बात करेंगे तो पुराणों के बारे में। अगर मैं बात करूं पुराण की, तो याद रखेंगे पुराण की भाषा कौन सी थी, तो सर जितने भी पुराण थे ये सारे के सारे संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए। कितनी कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। आपसे पूछा जाएगा पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो साथी पुराणों की कुल संख्या जो है वो 18 है, आपको याद नहीं होगी। सर पुराण शब्द होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वैसे आपसे पूछा जाएगा पुराण शब्द का क्या होता है, तो आंसर करेंगे सर ये होता है इसका मतलब होता है प्राचीन कथाएं। बेटा पुराण शब्द होते हैं इनका मतलब होता है प्राचीन कथाएं। वैसे प्राचीन कथाएं ही आपकी कहलाती है, प्राचीन वृत्तांत कहलाती है, यानी ऐसी किताबें ऐसे बेटा जो पुरानी कहानियों को बताने का काम करते हैं, इन्हें हम लोग पुराण बोलते हैं। बेटा इन्हीं को ही आप लोगों को पढ़ना होगा जी कुल संख्या 18। बेटा इनमें पुराणों की बात करूं तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट नाम होता है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण तो आप करोगे, तो सर इन पुराणों में एक पुराण लिया गया जिसे हम लोग मत्स्य पुराण के नाम से जानते हैं बेटा। वैसे अगर मैं बात करूं मत्स्य पुराण के बारे में, तो आप ये भी याद रखेंगे कि गुरुजी मत्स्य पुराण क्या है, तो मत्स्य पुराण जो है ये 7 वाहन वंश के बारे में जानकारी देता है। तो इस मत्स्य पुराण के अंदर किसकी जानकारी मिलती है, तो आंसर करेंगे सर इसके अंदर 7 वाहन वंश की जानकारी मिलती है। और बेटा ये पुराण जो है इन पुराणों की बात आएगी तो ये भी याद होगा कि सर ये पुराण जो है ये सबसे बड़ा पुराण है। तो सबसे बड़ा पुराण आपसे पूछा जाए तो आंसर करोगे मत्स्य पुराण। बेटा इस मत्स्य पुराण की बात करूं तो इसमें विष्णु के 12 अवतारों का उल्लेख मिलता है, तो भगवान विष्णु के 12 अवतारों का उल्लेख। तो आप जानते हो भगवान विष्णु ने 12 अलग अलग प्रकार के वो क्या थे अवतार लिए थे, और उन्हीं अवतारों का उल्लेख इस मत्स्य पुराण के अंदर ये बताइए, आपको याद होगा। साथ ही मत्स्य पुराण के बाद आप लोगों को जिस पुराण को पढ़ना होगा, इस पुराण को आप लोग बहुत तरीके से जानते हो, वो इस पुराण का नाम होता है वामन पुराण। तो दूसरा पुराण वामन पुराण है। वामन पुराण के बारे में तो आपको नाम याद होगा सकल पुराण का, सकल पुराण तो आपको याद होगा। इसके बाद तो आपको याद होगा गुरु पुराण, और गुरु पुराण के बाद तो आपको याद होगा विष्णु पुराण। और जैसे विष्णु पुराण की बात करता हूं तो विष्णु पुराण के अंदर किस चीज को मिलता है, तो आंसर करेंगे इसके अंदर मौर्य वंश को मिलता है। थोड़ा विष्णु पुराण के अंदर में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, आप याद रखेंगे। इसके बाद तो आपका पुराण की बात करें तो वामन पुराण है, सकल पुराण है, गुरु पुराण है, विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, इसी के अंदर एक और होता है कृष्ण पुराण। ये सारे आपके पुराण के बारे में आप लोग याद रखेंगे। एक पुराण तो याद होगा वायु पुराण। तो जैसे वायु पुराण के बारे में आप जानते हो, वायु पुराण के अंदर जानकारी मिलती है हनुमान जी के जन्म के बारे में, और इसी के अंदर बताया गया कि हनुमान जी की जन्मस्थली, इसके अंदर तो बताया गया कि हनुमान जी की जन्मस्थली जो है वो हरियाणा का कैथल जिला था। तो इस बात की जानकारी हमें वायु पुराण के अंदर मिलती है। तो ये आपके सारे पुराण हैं जिनके बारे में आपको चीजें याद रखनी होगी। अब यहाँ से आपको जरूर एग्जाम के क्वेश्चन मिलते हैं पुराण के बारे में। अगले अंक बताएंगे, फिर साथ ही हम बात करेंगे आपके वेदांतों के बारे में। साथ ही वेदांत में आप लेंगे तो हमारा टॉपिक हो जाएगा। तो साथ ही अब हम लोग लेंगे वेदांत। वेदांत की बात करें तो इनकी संख्या अच्छी होती है, वेदों का अंग ही क्या होते हैं, वेदांत होते हैं। अगर बात करें वेदांतों के बारे में इसमें क्या चीजें होगी, पहले इसके अंदर एक होता है शिक्षा, दूसरा होता है नियुक्त, तीसरा होता है छंद। तो यहाँ पे एक नाम होता है शिक्षा, दूसरा नाम होता है नियुक्त, तीसरा नाम कौन सा होता है, आंसर करेंगे छंद होता है। चौथे की बात करें तो बोलते हैं व्याकरण, क्या होते हैं व्याकरण। याद करके बताएंगे आप सारी बातें है जितने भी साथ जुड़े हुए बता दीजिए, यहाँ तक की चीज दिमाग में होती है, तो फिर आपको और बातें के बारे में बताने का दूंगा, फटाफट से बता दीजिए सारी बातें बताएंगे। फिर इन वेदांतों के बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम बात करेंगे और महत्वपूर्ण कभी जहां से एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देने मिलेंगे। मेरा आंसर है तीन नाम तो नहीं पढ़ी, चौथा मैंने आपको जैसे बताया व्याकरण, पांचवा नाम होता है कल्प, और छठा होता है ज्योतिष। तो ये चीज आपकी क्या है वेदांत। बेटा सीधा पूछा है वेदांत की कुल संख्या, आंसर करेंगे तो
सब पीरियड साइड मुसलमान का साइड लिखूंगा कैसे मैं लिखूंगा नहीं तो कैसे हुआ है आप लोग पहले चीजों को समझ के कीजिए आप लोग क्या साथ सामने लेते हो पूरी स्लाइड बैकअप समझ करिए बस पहले मुझे समझा दीजिए समझाने के बाद आप नोट करेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी वरना आपको दिक्कत हो जाएगी अभी तो हमारी स्टार्टिंग है जब आपके नोट तैयार होगा इन नोट को जबरदस्ती से पढ़ना बहुत अच्छा इसके अंदर आपको बनाएगा ठीक है तो विधानों की कुछ आपको याद नहीं अब हम बात करेंगे इन विधानों के बारे में अगर अब विधानों के बारे में समझते हैं तो अब हमें यहां पे पढ़ना होगा क्या महत्वपूर्ण शब्दावली यहां के लोग विधानों किन चीजों का यूज किस लिए करते थे तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे पहले महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में वैसे यहां महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ेंगे शब्दावली का यूज करना वो कहां पर वर्क करता है किन चीजों के उपयोग करता है इनके बारे में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली में सबसे पहले जब हम बात करें तो आपको याद रखना होगा आपसे पूछा जाएगा पारक क्या होता है अब इस विधि से मैं कुछ चीजों की बात करता हूं यहां पे नाम है पारक अब पारक शब्द का उपयोग है उस मुद्दे के लिए किया जाता है करेंगे पारक जो था वो क्या था अपन से करेंगे उस मुद्दा था ताकि अगर मैं बात करूं यहां पे वक्ता तो वक्ता जो था वो नाई को कहा जाता था अगर मैं बात करूं के बारे में योग के बारे में तो योग जो था वो क्या था वो जो था अगर मैं बात करता हूं धनों के बारे में तो ये जो लोग थे ये मनुष्य को धनो बोलते थे मनुष्य को ये लोग क्या बोलते थे धनो आपसे पूछा जाएगा ये वेग नोट है और वेग नोट जो था वो सूद को बोलता था वेग नोट जो है उसको बोलते सूद को वो था जो पैसे जो लोन के रूप में दिया जाता था इसके बाद में यहां पर जो है क्या मिलता था इनको ब्याज मिलता था उसी को सूद को के लिए वेग नोट का उपयोग करते थे अगर मैं बात करूं इनके बारे में साथी तो करेंगे एक बार यूज होता है पानी का व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले को पानी का था अगर मैं बात करूं दृष्टि यहां पे सब यूज करता था दृष्टि का और दृष्टि का था गाय की खोज कैसे गाय की खोज के लिए दृष्टि शब्द का यूज करता था आपसे पूछा जाएगा अगन्या तो नाम आए जाने योग्य हो नाम आए जाने योग्य और उसी को अगन्या गोपति 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 जो था वो सबसे धनी व्यक्ति था जिसके पास जितनी ज्यादा गाय उतना धनी माना था सबसे धनी व्यक्ति जो था वो क्या था तो सर उसे गोपति कहा था क्या था वो गोपति कहा था एक बार यूज करेंगे अमाजू अमाजू तो अमाजू क्या था जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियां जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा था थोड़ा ऐसी लड़कियां जो जिंदगी भर शादी नहीं करती थी उन्हीं को क्या कहते थे अमाजू कहते थे इसलिए अमाजू की बात करूं तो आपने लोपामुद्रा और गोसा जैसी नाम सुनी होगी उनके बाद नाम जो है वो हमें इन शब्दावली में इन जगह देखने को मिलते हैं तो ये कई बार आपसे पूछ लेता है ये किस शब्द का प्रयोग क्यों करते थे तो आपको याद रहे एक साइड यूज करते थे एक साइड इनका मीनिंग हुआ करता था इनके बारे में हमने लिखने का काम किया ठीक है तो ये महत्वपूर्ण शब्दावली है जो आपको दिमाग के अंदर सेट करनी होगी यहां से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है चलिए ये तो बात करें महत्वपूर्ण शब्दावली की अब हम बात करेंगे यहां पे नदियों के पुराने नाम की वो नदियां जिनके पुराने नाम हम पढ़ते हैं तो नदियां उनके पुराने नाम वैदिक सभ्यता में प्रमुख नदियां वह पुराने नाम वैदिक सभ्यता के अंदर कौन सी प्रमुख नदियां थी वही प्रमुख नदियों के पुराने नाम क्या थे उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और टेबल बनाएंगे हम लोग काम करेंगे जहां पे लिखेंगे क्रम संख्या या सीरियल नंबर यहां पे लिखेंगे नदी जो आज वर्तमान में और यहां पे लिखेंगे पुराना नाम तो टेबल हम लोग बनाएंगे इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी नदी सिंधु के बारे में सिंधु नदी जो पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है इसका पुराना नाम था वो सिंधु हुआ करता था अगर बात करें किसके बारे में चिनाब नदी के बारे में तो चिनाब नदी का पुराना नाम अश्विनी था अगर मैं बात करूं वर्तमान की सतलुज नदी के बारे में तो सतलुज नदी का पुराना नाम सुदली था अगर बात करें गंगा नदी के बारे में तो गंगा नदी का पुराना नाम सरस्वती था अगर बात करें किसके बारे में आपकी सदानी नदी के बारे में तो इसे गंडक के नाम से आप जानते थे अगर बात करें रावी नदी के बारे में तो रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी नदी था पुरुषनी नदी था अगर बात करें आपकी व्यास नदी के बारे में तो इस व्यास नदी का पुराना नाम सती था तो ये नदियां हैं जिनके पुराने नाम जय सिंधु सिंधु का पुराना नाम सिंधु था चिनाब का अश्विनी था सतलुज का सुदली था सदानी का गंडक का गंगा का सरस्वती का रावी का पुरुषनी व्यास नदी का नाम जो होता था विपाशा हुआ करता है आपके दिमाग में सेट करनी होगी क्योंकि नदियों के पुराने नाम भी आपसे यहां से पूछ लिए जाते हैं यहां तक होगी बताओ सारे रही बात की सारी बातें हुई पुरानी जितने भी नाम हैं नदियों के उनके बारे में आपको यहां पे याद करना होगा बहुत व्यास और विपाशा हो गया ये नाम याद रख सकते हो दोस्तों यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है जलन नदी तो सती जलन नदी का पुराना नाम जो था वो वितस्ता था वितस्ता ठीक है और एक और याद रखेंगे गोमल यहां पे याद रखना वर्तमान में नाम गोमती गोमती का पुराना नाम गोमल था और एक नाम याद रख सकते हो सवार नदी और सवार नदी का पुराना नाम सुवस्तु था सुवस्तु ठीक है तो ये आपके 10 नदियों के पुराने नाम आपको दिमाग में सेट करने होंगे मैं तो शब्दावली आपको दिमाग में सेट करनी होगी अब इनके बारे में तो उसी चीज को करेंगे जिनके हम बात करेंगे इनके प्रशासन की इस इन आयों की जो बात करते हैं तो इन आयों का जो प्रशासन था वो किस प्रकार से चलता था इनके प्रशासन के बारे में साथ लोग बात करने वाले चलिए अब बात करेंगे प्रशासन की अगर मैं बात करूं कि प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन के दोस्त तो आप याद रखेंगे इनका जो प्रशासन था इसके अंदर सबसे मेन जो व्यक्ति था वो कौन था राजा हुआ करता था इनका सबसे मुख्य था कौन था वो राजा हुआ करता था लेकिन साथ ही अगर बात करें इनके प्रशासन के बारे में तो प्रशासन में इनके पास तीन चीजें थी जिसमें एक नाम आता था सभा दूसरा नाम आता था इनके पास वो था समिति और तीसरा नाम आता था साथी हुआ था विधत पूरा इनके पास तीन चीजें प्रमुख हुआ करती थी जिसमें एक सभा थी एक समिति थी और एक विधत हुआ करती थी अब ये सभा क्या है समिति क्या है विधत क्या है इनके ऊपर हम चर्चा करनी होगी साथ ही सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे वो है सभा अगर साथ ही सभा की बात करूं तो याद रखेंगे सभा जो है ये आम लोगों की सभा थी ये आम लोगों की सत्ता थी तो आम लोगों की सत्ता थी इसका क्या सभा का और अगर बात करें सभा की तो इसका कुल उल्लेख कितनी बार है तो इसका कुल जो उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है 8 बार और 8 बार इसका उल्लेख कहां पे किया गया तो आंसर करना इसका उल्लेख हमें मिला साथ ही अगर बात करूं सभा की तो इसमें पुरुष व महिलाएं दोनों भाग ले सकते थे इसमें पुरुष व महिलाएं दोनों भाग लेती थी पुरुष व महिलाएं दोनों भाग ले सकते थे तो ये बात आपको याद रखनी अगर बात करें सभा के बारे में दूसरा नाम आता है वो है समिति का और समिति की बात करें तो याद रखिए इसका उल्लेख कितनी बार है तो कैसा इसका उल्लेख है वो है 9 बार ऋग्वेद में और याद रखिए समिति जो थी इसके अंदर महिलाओं का प्रवेश वर्जित था समिति के अंदर महिलाओं का प्रवेश वर्जित था इसके अंदर महिलाएं जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी साथ ही समिति के साथ आप लोग नोट डाल के बात लिखेंगे तो मैंने आपको लेक्चर में डिस्कस किया था साथ ही याद रखेंगे अथर्ववेद के अनुसार सभा व समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी सभा व समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी पूरा अथर्ववेद के अंदर से सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया तो इसे दो पुत्रियां कहा गया ये बात आपको यहां पे सेट करनी होगी इनके बारे में ठीक है चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में तीसरे के बारे में तीसरा नाम जो यहां यूज हुआ वो कौन सा था तो इसे बोलते हैं विधत और पहले विधत की बात यहां पे करूं तो विधत जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी विधत जो क्या थी तो वो यहां की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी और विधत का उल्लेख है वो सबसे ज्यादा बार हुआ सबसे ज्यादा बार उल्लेख सर इसका उल्लेख कितनी बार हुआ तो इसका उल्लेख सबसे ज्यादा 122 बार हुआ और आपसे पूछा ये विधत की बात करते हैं विधत के अंदर कौन कौन आते थे तो सर ये वृद्धजन वह राजा की सभा थी तो वृद्धजन और राजा की सभा करती थी तो कौन सी थी तो आंसर करेंगे सर विधत थी जिसके अंदर गांव के बुजुर्ग लोगों के साथ राजा क्या करता था ये आपको याद रखना है विधत के बारे में जिसका उल्लेख सबसे ज्यादा 122 बार विधत करने मिला सभा का मात्र 8 बार और समिति का मात्र 9 बार विधत करने मिला था राजा जो है जब ज्यादा बड़ी चीज लेता था तो गांव के बुजुर्गों के साथ करता था गांव के बुजुर्गों के साथ जो सिलसिले करता था उसको फॉलो करने का काम करता था यही आपकी विधत थी जो यहां सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण संस्था हुआ करता था जिसे विधत के नाम से जाना गया यहां की बातें वास्तव में सारी दिमाग में बातें सारी होती है तो फिर हम आगे और चर्चा करेंगे इस विधि के बारे में तो बताएंगे अब हम बात करेंगे यहां पर ये सारी बेसिक बातें बात करेंगे विवाह की शादियों की बात करेंगे अब हम बात करेंगे शादियों के बारे में इसके समय की बात करते हैं विधि की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ विवाह के बारे में हमें जानकारी मिलती है विवाह की बात करूं तो इसके अंदर एक विवाह जो सबसे ज्यादा है इसे आप लोग देखते हैं गंधर्व विवाह इसके अंदर एक विवाह उल्लेख मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं गंधर्व विवाह
ऐसा गंधर्व विवाह कौन सा विवाह होता है? तो आंसर करेंगे गंधर्व विवाह, इसे हम लोग प्रेम विवाह भी बोलते हैं। गंधर्व विवाह होता है, इसे आप लोग प्रेम विवाह के नाम से जानते हो। जब एक लड़का और लड़की एक लड़की से शादी करते हैं तो उसी को गंधर्व विवाह कहा जाता है। आजकल आप लोग इसे लव मैरिज बोलते हो, आइए उस समय में गंधर्व विवाह माना जाता है। अगर बात करें दूसरे के बारे में तो दूसरा होता है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह और सही अनुलोम विवाह कौन सा होता है? याद रखेंगे जब उच्च वर्ग का पुरुष सती जब उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की लड़की के साथ शादी करता है। तो जब उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की लड़की के साथ शादी करता है तो इसी को कौन सा विवाह कहता है? सर जी इसे अनुलोम विवाह बोलते हैं। अच्छा एक उल्टा विवाह है इसका, उल्टा होगा इसे आप लोग बोलोगे प्रतिलोम विवाह। तीसरा सबसे ज्यादा पूछने वाला प्रतिलोम विवाह। सर ये प्रतिलोम विवाह क्या होता है? यहाँ कहानी पड़ जाएगी, कहानी पड़ जाएगी क्या हुआ? जब उच्च वर्ग की लड़की निम्न वर्ग के लड़के के साथ शादी करती है, निम्न वर्ग के लड़के से शादी करती है, तो ज्यादा पैसे वाली लड़की होगी वो गरीब लड़के के साथ शादी करेगी तो इसी को तुम लोग कौन सा बोलोगे? तो इसी को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है तो एक होता है गंधर्व विवाह जिसे आप लोग बोलते हो, दूसरा होता है प्रतिलोम विवाह, तीसरा होता है अनुलोम विवाह। तीनों की आपको याद रखने से पूछना है ये जब उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की लड़की के साथ शादी करता है तो उसे कौन सा विवाह माना गया? तो आंसर करेंगे अनुलोम विवाह माना जाता है। ठीक है तो ये तीनों शादी के बारे में पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ से आपको एग्जाम में कुछ जरूर मिलेंगे। साथ ही अब हम लोग करना शुरू करेंगे यहाँ पे आपके महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पढ़ेंगे अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको टू द पॉइंट एग्जाम के मिलेंगे। तो ऐसे ही यहाँ से पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या महत्वपूर्ण तथ्य। और महत्वपूर्ण तथ्य में साथ ही हम लोग सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे इस अगर बात करें इस वैदिक काल की तो इस वैदिक काल का समाज कैसा था? साथ ही यहाँ का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, लेकिन जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा तो वहाँ का जो समाज था वो कैसा समाज था? वो मातृसत्तात्मक था। ठीक है अगर बात करें इसके बारे में समाज के बारे में तो आपको पता चलेगा ये पूर्व वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो इनके प्रमुख देवता जो थे वो कौन थे? तो आंसर करेंगे सर वो इंद्र थे। और बेटा इंद्र को किस नाम से कहा गया? तो आंसर करेंगे सर इन्हें पुरंदर कहा जाता था। और इंद्र शब्द का सर्वाधिक बार उल्लेख है, सबसे ज्यादा बार उल्लेख किसका किया गया? तो आंसर करेंगे सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया गया है इंद्र का। सर इसका उल्लेख कितनी बार किया गया? तो याद रखना 250 बार किया गया। 250 बार में आपको बार-बार इंद्र या पुरंदर शब्द यहाँ पे देखने को विवाह तीन टाइप के विवाह लगभग आपके 16 टाइप के थे, लेकिन काम के तीन आपको देखने मिलते हैं। घरवालों की मर्जी से शादी हुआ थी बेटा, घरवालों की मर्जी से शादी हुआ थी बेटा, आज भी होती है आप लोग एंजॉय बोलते हो। यहाँ पे लगभग 16 प्रकार की शादी मिलता है, लेकिन आपके एग्जाम में पूरा पॉइंट जो पूछा जाएगा वो 3 पूछते हैं। आप प्रीवियस पेपर उठाइए कोई भी एग्जाम का पेपर उठाइएगा उसके बाद आप देखिएगा 3 शादी यहाँ से जाएगी ये प्लान है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंद्र का मिला। तो इस काल की बात करूं यहाँ पे सती प्रथा प्रचलित थी यानी इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। बेटा सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है इस काल के अंदर में। ऐसे ही अगर बात करें इस सभ्यता के बारे में तो आप याद रखेंगे इस सभ्यता के अंदर जो है तो सबसे महत्वपूर्ण धातु थी लोहे का प्रयोग लोग करते थे। इस सभ्यता के अंदर किसका प्रयोग किया? तो सर लोहे का प्रयोग यहाँ किया गया। ये जो सभ्यता थी ऐसी सभ्यता थी तो सर पूरी सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता में हुआ करती थी। ऐसी सभ्यता थी तो आंसर करेंगे सर ये ग्रामीण सभ्यता यहाँ की हुआ करती थी। अगर बात करें तो इसके बारे में वैदिक सभ्यता के बारे में तो आप लोगों को याद रखना होगा सर पूर्व वैदिक काल के अंदर पूर्व वैदिक काल में चीजें जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित हुआ करती थी। यानी जिस व्यक्ति का जन्म जिस परिवार के अंदर हो गया लेकिन अगर उसका काम अलग हो गया तो उसके साथ चीजें हुआ करती थी। मान लीजिए आपका जन्म जो है ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ लेकिन आप लोग किसी चीज का करते हो तो आप ब्राह्मण नहीं रहोगे, आप लोग वैश्य रहोगे। ऐसा आपका पूर्व वैदिक काल के अंदर हुआ करता। अगर आप किसी शूद्र परिवार में जन्मे लेकिन आप लोगों को शिक्षा देने का काम करते हो तो शूद्र नहीं आप ब्राह्मण रहोगे। इस तरह का सिस्टम यहाँ हुआ करता। याद रखेंगे पूर्व वैदिक काल के अंदर चीजें जन्म आधारित होकर व्यक्ति तो सही कर्म करती कर्म आप लोग जैसा करोगे जैसा काम आप करोगे उसी प्रकार का आपका व्यवहार नहीं होगा। ये चीजें यहाँ पर हमें इनके बारे में देखने को मिलती है। तो महत्वपूर्ण आपको याद रखना होगा। ठीक है अगर बात करें के बारे में यहाँ पर कुछ और चीजें हुआ करती थी। याद रखिए यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता था। आपको बताएगा ये बढ़ई के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो बढ़ई के लिए तक्षण शब्द का प्रयोग करते थे। बढ़ई के लिए तक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता था। तक्षण शब्द का प्रयोग तो कुछ बताइए जो लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई कारपेंटर आप लोग जो बोलते हो इसके लिए कौन सा शब्द यूज करते थे? तो आंसर करेंगे यहाँ पे तक्षण शब्द का प्रयोग लोग किया करते थे। अगर बात करें उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें उत्तर वैदिक काल की तो उत्तर वैदिक काल की बात करूं तो इसके अंदर चीजें कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित होने लगी। चीजें कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित होने लगी। ठीक है तो ये आपको याद रखना होगा। उत्तर वैदिक काल के अंदर पूरी कहानी पड़ जाएगी, कहानी पड़ेगी बेटा आप लोग ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए लेकिन आप क्या करते हो? आप कोई भी काम करते हो आप वैश्य नहीं होगे, ब्राह्मण नहीं होगे। तो ये चीज आज भी हमारे चलिए तो ये आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में याद रखना होगा। बेटा उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता कैसे आप आंसर करेंगे सर वो पशुपतिनाथ थे। कौन थे बेटा? सर वो पशुपतिनाथ थे। और कैसे आप जानते हो पशुपतिनाथ कौन से भगवान है? तो सर भगवान शिव है। इन शिव को ही पशुपतिनाथ यहाँ पे कहा गया। ये 9 पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना होगा। कैसे एक मिनट याद रखेंगे आपसे पूछेगा इनके लिए शाम ऐशक हुआ था तो बताइए इनके लिए लोहित ऐशक क्या था? लोहित ऐशक जो लोहित ऐशक था वो इनके समय में तांबा हुआ करता था। तांबे को नाम से बोलते थे लोहित ऐशक नाम से बोलते थे। ठीक है तो ये बातें आपको सारी सारी याद करनी होगी। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में यहाँ पे आप सारी इस वैदिक काल से बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ पाओगे। अब हम लोग बात करना शुरू करेंगे इसके बारे में आपके 16 महाजनों के बारे में। यहाँ से हमारा 16 महाजनों का इतिहास शुरू होगा। बात करेंगे भारत देश के अंदर 16 प्रकार के हुआ करते थे उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सही 16 प्रकार कौन से हुआ करते थे इनकी कैसे हमें पढ़नी होगी। तो अब हम हेडिंग डालेंगे 16 महाजन। यहाँ तक बातें करते हैं आप लोग क्लियर है नहीं? तो वैसे हम बात करेंगे हम 16 महाजनों के बारे में। इस भारत देश के अंदर 16 टुकड़े थे, इन 16 टुकड़ों को क्या गया? 16 महाजन कहा गया। आपसे पूछा जाएगा ये इन 16 महाजनों के बारे में इन्फॉर्मेशन या इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो वैसे 3 के बारे में तो हमें जानकारी मिलती है वो 2 जगहों से। एक तो मिलती है वो ग्रंथ से, एक जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। इस बौद्ध ग्रंथ की बात करूं बड़ा इसका नाम है अंगुत्तर निकाय। तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो हमें इसके बारे में जानकारी देता है? तो आंसर करना सर बौद्ध निकाय। दूसरा आपको पूछा जाएगा जैन ग्रंथ के बारे में। वैसे जैन ग्रंथ की बात करूं तो कौन सा है? तो आंसर करेंगे सर वो है भगवती सूत्र। तो आपको पूछा जाएगा ये 16 महाजनों का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? तो सर जी वो है यहाँ पे 2 प्रकार का समाज वाला कैसा पूर्व वैदिक काल के अंदर समाज हुआ अलग हुआ। पूर्व वैदिक काल के अंदर अगर आप किसी परिवार के अंदर जन्मे हो तो वहां पर आपके साथ किसी प्रकार की जरूरत नहीं थी। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ा जाएगा। अगर आप लोग जीवन में कुमारी रहना चाहते हो तो आपको कुमारी रहना जाएगा। इस प्रकार की कोई नहीं थी। इस प्रकार इस काल के अंदर पूर्व वैदिक काल के अंदर जिसका टाइम से एक था इस काल के अंदर चीजें सारी वो कर्म आधारित होती थी। कर्म आधारित होकर जैसा काम आप लोग करोगे वैसा सरनेम आपका हो जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर सारी चीजें उत्तर वैदिक काल के अंदर हुआ कि यहाँ पर चीजें सारी जन्म आधारित होगी। आज क्या होता है मान लीजिए आपका जन्म है उसी परिवार के अंदर होगा। इस परिवार में जन्मने के बाद भी ब्राह्मण परिवार में जन्मने के बाद भी लेकिन आप लोग किसी प्रकार का व्यवहार करते हो और व्यवहार करते हो तो यहाँ पर आपको ब्राह्मण कहा जाएगा। वहां पर आपकी विशेष यूज नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए आप किसी व्यापारी वर्ग के अंदर हो किसी को शिक्षा देने का काम करते हो लेकिन तभी आपको व्यापारी कहा जाएगा वैसे वहां आपके लिए ब्राह्मण यूज नहीं होगा। यही आपका उत्तर वैदिक काल था और यही आपका पूर्व वैदिक काल था। ठीक है वो है आपको यहाँ पे 16 महाजनों का इतिहास होता है। छोटा सा इतिहास 16 महाजन इसमें भारत देश की 16 टुकड़े बने हैं। अगर 16 टुकड़े हर टुकड़े के साथ यहाँ की राजधानी तो मैं आपको एक बार ये बात क्लियर हो गया। छोटा सा 16 महाजनों के बारे में आपको भी पता होगा। अब हम लोग करना शुरू करेंगे आपके इन 16 महाजनों के बारे में। बिल्कुल हां इन्हें छोटा सा एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने मिलेगा। बताओ कौन सा क्वेश्चन बात करेगा। साथ ही यहाँ पे हम लोग करना शुरू करेंगे आपके 16 महाजनों के बारे में। ये 16 महाजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 16 महाजनों के बारे में आपको एक बात कहूंगा इसे 16 महाजन जो थे ये कौन से महाजन थे एक कहां पे हुआ करते थे। यहाँ पे साथ ही एक आप लोग नहीं समझ जिसमें सबसे पहले मेरा क्या दूसरा मेरा महाजन पद पहले साथ ही महाजन पद के साथ आप लोग लिखिए कल राजधानी। तो 16 महाजन पद तो मिलेंगे इनकी राजधानी तो आपको लिखनी होगी। यहाँ से एग्जाम में जरूर पूछना है। क्वेश्चन आएगा मुझे मैं करूंगी कि एग्जाम में प्रश्न ना पास करेगा।
चलिए 16 महाजन की बात करूं सबसे पहला नाम आता है यहां पे अंग महाजन का और सबसे तो अंग की बच्चों में बात करता हूं तो आप लोग याद रखेंगे इसकी राजधानी कौन सी थी गुरुजी गौतम पौर्व थी तो अंग महाजन का इसकी राजधानी गौतम पौर्व थी दूसरा नाम आता है बच्चों वो आता है मगध का इसका नाम मगध मगध की बात करूं तो इसकी तीन राजधानियां हुआ करती थी सबसे पहली राजधानी बच्चों की राजगीर वैसे इस राजगीर को गिरिवज्र कहा जाता है इसी को आप लोग गिरिवज्र के नाम से जानते हैं इसी की दूसरी राजधानी वो थी विशाली वैसे इसकी दूसरी राजधानी विशाली में थी तीसरी राजधानी वो बनती है पाटलिपुत्र लास्ट में इसमें महत्वपूर्ण तथ्य आपको मैं बोर्ड में बताऊंगा तीसरे का बात करें तीसरा नाम आता है कुरु महाजन का वैसे कुरु महाजन की राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ हुआ थी जिसे वर्तमान में आप लोग दिल्ली के नाम से जानते हो तो यहां पे हमें 16 महाजन पढ़ेंगे जिसमें पहला जो है वो अंग है जिसकी राजधानी चंपा दूसरा मगध तीसरा कुरु चौथे की बात करें तो वो वत्स वत्स की बात करूंगा आपको राजधानी याद नहीं होगा और वत्स की राजधानी पहले थी वो थी कौशंबी कौन सी बेटा कौन से रहेंगे सब वो कौशंबी थी इसके बाद अगर मैं बात करूं पांचवें की बात करें पहले थी तो यहां पे आप लोगों को याद रखना होगा इसके बारे में मथुरा अगला जो आपका महाजन था मथुरा जिसकी राजधानी सूरसेन हुआ करती थी कौन सी थी सूरसेन आपकी यहां पे हुआ करती थी तो 16 महाजन पद है इनके बारे में एक बात आपको नोट करनी है और नोट करोगे आप शीट पे उठा आप लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़िए फिर देखिए आपकी चीजें कवर होती हैं इतने सारे ऐसे हैं जो कि टॉपिक को पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू लाते हैं एक बार करेंगे तो साथी टॉपिक वाइज एमसीक्यू लाते हैं क्या उनके टॉपिक वाइज एमसीक्यू साइड होते हैं एक बार जो साथी पढ़ने के बाद एमसीक्यू लाते हैं बताने का करेंगे किस हम एमसीक्यू लाते हैं हमारे यहां से एमसीक्यू है वो कवर हो जाते हैं लाइक तब दो नाम लिखते हैं लोग एक नाम आता है काशी का और काशी की बात करें इसकी कैपिटल इसका नाम था वाराणसी वैसे इसके बाद आप लोग याद रखेंगे कौन सा अंचल फिर जो पंचाल की जो कैपिटल थी वो थी अहिचित्र कौन सी थी तो पंचाल की जो कैपिटल हुआ करती थी उसका नाम था अहिचित्र आपको याद रखना है इसके बाद नाम आता है अश्मक का और अश्मक की जो बात करूं इसका नाम आता है पोतन या पोटली पोतन या कैसा पोटली आपका तो याद रखिए ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन था वैसे ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पूरे साउथ इंडिया के महाराष्ट्र वाले एरिया के अंदर आता था अश्मक हुआ करता था वो आपको याद रखना होगा कोई भी टॉपिक बुक लीजिए वहां से करो गूगल पे मिल जाएगा बहुत सारे प्रैक्टिस करके मिल जाएंगे अभी नहीं लाते चलना है इसका तो अभी तक लाते नहीं आप लोग चलिए आगे हम बात करेंगे आठ महाजन पर लिए नौ के बारे में बात करेंगे और नौ नाम आता है तो वो था मल का और मल की जो कैपिटल कैसी थी वो थी कुशीनगर कौन सी कुशीनगर हुआ करती थी तो ये आप याद रखना होगा इसके बाद बात करेंगे वो महाजन की तो इस महाजन का नाम होता है कंबोज कंबोज की दो राजधानी थी एक नाम था हटका दूसरा नाम था राजापुर याद रखिए कंबोज वैसे कंबोज की राजधानी थी उसमें एक नाम आता है हटका वैसे दूसरा नाम होता है वो आता है राजापुर का तो सर कंबोज इसकी हटका और राजापुर नाम की दो राजधानी थी हम मात्र 6 नाम साथ आपको पढ़ेंगे जिसमें 11 नाम दोस्त लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंधार वैसे कंधार की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी कौन से कंधार की कैपिटल नाम तक्षशिला हुआ करता था इसके बाद 12वां नाम बेटा वो होता है कंबोज हो गया इसके बाद कौशल कौन सा नाम लेंगे कौशल ये बहुत बड़ा कौशल की राजधानी थी वो थी श्रावस्ती इसके बाद 13वां नाम लेंगे चेदी और दोस्त चेदी की राजधानी थी वो थी शक्तिमती कौन सी थी तो सर चेदी की जो कैपिटल हुआ करती थी उसका नाम शक्तिमती हुआ करता था ये चेदी इंपॉर्टेंट है जिसे आप माइथोलॉजी के नाम से जानते हो इसके बाद 14वां नाम लोग याद रखेंगे रशिया कौन सी रशिया रशिया की बात करूं इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट विराटनगर जहां पर राजा विराट हुए थे तो विराटनगर 15वें नाम की बात करें तो आपको याद रखना होगा वज्जी कौन सा नाम है थोड़ा वज्जी वज्जी की राजधानी विराट इसका नाम था मिथिला कौन सी थी मिथिला एक नाम हमारा साथी और आ गया 16वां और 16वां नाम आ गया हमारा हो गया अवंती आखिरी नाम अवंती होगा और अवंती की जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी आपकी उज्जैन कौन थी उज्जैन अब कई सारे 16 पॉइंट जाएंगे कौन सी चीज कवर नहीं होगी उसके बारे में बात करें आपके इंपॉर्टेंट जो है उनके बारे में आपको याद रखना होगा इन्हीं इंपॉर्टेंट के बारे में चर्चा करते हैं इससे कई सारे इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में जो आता है वो अवंती पूछता है और अवंती से बताएगा ये उज्जैन का पूरा नाम क्या था तो आंसर करेंगे उज्जैन का पूरा नाम अवंती था और अवंती जो है इस वर्तमान में उज्जैन के नाम से जानते हैं सबसे ज्यादा एक आपसे 12 नंबर साथी कौशल ये बताएगा क्योंकि बताएगा गौतम ने सबसे ज्यादा स्टार्ट की तो आंसर करेंगे शास्त्री के लिए ये शास्त्री जो तो इसकी राजधानी थी कौशल की राजधानी हुआ करती थी उसके बाद दोस्तों आपसे यहां से सबसे बताएगा वो बताएगा असमक से असमक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन काशी असमक से क्वेश्चन मिलेगा इसके बाद तो आपको मगध से क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि मगध वो यहां का सबसे शक्तिशाली महाजन हुआ करता था ये चार तो आपको दिमाग में सेट करने होंगे अब यहां से समझिए दो तीन महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी क्योंकि हर टॉपिक के अंदर लास्ट में जब तक हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे तब तक वो टॉपिक महाजन कंप्लीट नहीं हुआ साथ ही हम अपना शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या महत्वपूर्ण तथ्य साथ ही हम करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य में पहला पॉइंट आप याद रखेंगे सबसे शक्तिशाली महाजन पद सबसे शक्तिशाली महाजन पद तो क्या करोगे सर सबसे शक्तिशाली महाजन पद पहले तो मैंने बताया सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था तो सर वो मगध हुआ करता था ठीक है आगे बात करूंगा दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद बच्चों तो आंसर करेंगे सर वो अश्मक था जो महाराष्ट्र वाले एरिया के अंदर था आपसे बताएगा सबसे ज्यादा महाजन पद सबसे ज्यादा महाजन पद थोड़ा उत्तर प्रदेश में थे सबसे ज्यादा महाजन पद उत्तर प्रदेश में कितने थे 8 आपसे बताएगा इसके बारे में आपसे बताएगा ये पाकिस्तान के अंदर कितने महाजन पद पड़े तो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर महाजन पद कितने हैं दो है एक है कंबोज कौन सा कंबोज जिसके बारे में हमने बात की थी पाकिस्तान के अंदर दूसरा यहाँ पे कौन सा कंधार ये दोनों दोस्त आपके काफी है तो आंसर करेंगे सही हमारे पाकिस्तान के अंदर तो पांचवा पॉइंट आपसे कुरु महाजन पद जरूर बताता है आपसे बताएगा ये कुरु महाजन पद अगर तो कुरु महाजन पद की बात करूं ना तो इसके बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे इसकी कैपिटल के बारे में फिर तो इसकी जो कैपिटल थी इसकी जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ ठीक है कुरु महाजन पद इसका विस्तार तीन जगह हुआ था एक तो इसका विस्तार था वो क्षेत्र के अंदर था दूसरा जो इसका विस्तार था वहां था तो जी वो मेरठ प्रदेश के अंदर था और तीसरा विस्तार वो था दिल्ली के अंदर तो कई बार आपका इसका विस्तार भी पूछ लेता है आगे तो महत्वपूर्ण तथ्य आपको कर रहे हैं साथ ही इसके साथ साथ जो है जितना आपको पढ़ाया जाएगा यहां से सारी बातें दिमाग में कर लीजिए इतना भी तो आपको यहां से सारे क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे ज्यादा नहीं कहता एक आप थोड़ी नोट्स नहीं उसके बाद टीवी पे प्ले में सारी चीजें करोगे कोई भी एग्जाम दीजिए कोई भी एग्जाम करते हो एसएससी का रेलवे का फाइनेंस का कोई भी एग्जाम है वो आपका सारा याद हो जाएगा चलिए आज हमने महाजन भी कर ली और विदेश का भी कर ली क्या तो यहां तक सिर्फ आपको दिक्कत वो ऐसा पॉइंट ऑफिस में आया तो आप लोग और फिर आज की क्लास में जानेंगे और कल आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानना जरूर है इसके अंदर कल आपको मैं बहुत ढंग के बारे में बताऊंगा कल से हम लोग बात करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आते हैं कल बुद्धिज्म के बारे में बताएंगे बहुत ढंग के बारे में बताएंगे आप लोग बताइए बताओ कुछ आपको दोस्त याद इसके अलावा कुछ मैडम आपको रिवीजन करना है हम बताइए क्या क्वेश्चन था ओके बड़े बहुत बढ़िया जी बिल्कुल साहब जल्दा साहब मुस्कान वीडियो क्लास ध्यान से देखिए मैं शामिल का आपको उपवेद लिखा दिया सीक्वेंस के बारे में चर्चा कर ली के बारे में चर्चा कर ली ठीक है हम जब बिल्कुल प्रश्न आइए रिपीट करके वाक्य में बताइए ठीक है उसका क्लास के बाद लास्ट क्लास सामने होगा ठीक है चलिए आज क्लास में नहीं करना अभी तक सारे जबरदस्ती के सारे चीजों को करिए 7 नंबर पॉइंट दीजिए कौन सा 7 नंबर पांच साल के बाद बेटा आइए का दूसरा नाम काम लिया था ये सब ये सब बड़े के लिए तक्षण सुन बेटा लड़के का काम करते हैं बड़े कारपेंटर होते हैं इसी के लिए बेटा इस बात उपयोग करते हैं तक्षण शब्द का उपयोग करते हैं ठीक है तक्षण का कारपेंटर का उपयोग करता है हां राउंड के साथ बेटा लोमा सृष्टि और कुछ शब्द नहीं लोमा और कुछ शब्द बात करते हैं चलिए आज की क्लास में नहीं करना अभी सारी चीजों को बताइए साथ ही कल लेंगे तक के लिए जय हिंद जय भारत।